हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में। जोसेफ स्टालिन आज का रशिया और कल का यूएसएसआर, इसके डिक्टेटर रहे हैं जोसेफ स्टालिन। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि जोसेफ स्टालिन की अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली के साथ लाइफ कैसी रही, वो कैसे पावर में आए, किस तरीके से उन्होंने सोवियत यूनियन को रूल किया, फिर जोसेफ स्टालिन की अपनी जिंदगी अपने रूल के अंतिम समय में कैसी रही, और जोसेफ स्टालिन की जो मृत्यु है वो कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन जो है वो डिक्टेटर रहे हैं सोवियत यूनियन के, या आप कह लीजिए कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कह लीजिए, या आज का रशिया कह लीजिए। इसके डिक्टेटर रहे हैं जोसेफ स्टालिन 1929 से लेकर 1953 तक। स्टालिन के अंदर में सोवियत यूनियन ने अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखा। रोमानोव डायनेस्टी के अंदर रशिया हुआ करता था, लेकिन रशिया जो प्रीडोमिनेंटली था वो एक पीजेंट सोसाइटी हुआ करती थी। लेकिन सोवियत यूनियन जब बना, स्टालिन ने जब इसके रूल को टेक ओवर किया, तो इस स्टालिन ने पीजेंट सोसाइटी से कंप्लीटली जो है इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सुपर पावर बनाने के लिए इसको सोवियत यूनियन को थ्रस्ट दिया, और इन्होंने बनाया भी। हालांकि इनका क्रिटिसिज्म थोड़ा सा होता है, क्योंकि ये जो है इन्होंने सोवियत यूनियन को रूल किया टेरर से। डर का माहौल, अनार्की नहीं कहेंगे, लेकिन डर का माहौल पूरा था। लाखों लोगों को इन्होंने जो है ब्रूटली मार डाला, मरवा डाला। अपने राइन में काफी कत्लेआम किया इन्होंने, किया नहीं करवाया कहेंगे। मिलियंस ऑफ जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल इनके राइन में मारे गए। जोसेफ स्टालिन का जो जन्म है वो दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के एक छोटे से शहर गोरी में हुआ था, जो कि तब सोवियत एम्पायर का पार्ट था। और इसके बाद जब ये रूल में आएंगे तो फिर इनके अंदर में ये सोवियत यूनियन का पार्ट कहा जाएगा। तो ये रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। और ये जब अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव पे थे, जब इनकी उम्र लगभग 30 की थी, तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके जोसेफ स्टालिन कर लिया, जिसका की मतलब है मैन ऑफ स्टील। डॉक्यूमेंट्रीज आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी, जोसेफ द मैन ऑफ स्टील करके। तो ये मैन ऑफ स्टील जो है ये स्टालिन का मतलब है। स्टालिन का मतलब होता है मैन ऑफ स्टील। तो स्टालिन जो है, उनका जन्म हुआ एक गरीब परिवार में। इनकी जो परवरिश रही वो कोई खास अच्छी रही नहीं। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और गरीबी में इनकी जिंदगी कट रही थी। इनके पिता जो है जूते बनाने का काम करते थे और शराब वगैरह पीते थे, शराबी थे इनके पिताजी। और इनकी माता और जोसेफ स्टालिन खुद के साथ इनके रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं थे। इनके साथ काफी मारपीट हुई है बचपन में। और इनकी माता जो है वो लॉन्ड्रेस का काम करती थी, कपड़े वगैरह धोने का काम इनकी माता जी करती थी। अपनी किशोरावस्था में स्टालिन को एक स्कॉलरशिप मिल गई थी अपने ही पास के शहर ब्लीजी में एक सेमिनरी में प्रीस्टहुड की पढ़ाई के लिए। ये जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए प्रीस्टहुड की पढ़ाई करते थे। जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, पहले ऑर्थोडॉक्स चर्च को समझिए। जो रशिया में क्रिश्चियनिटी है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते हैं एज अ रिलीजियन प्रीचर। तो यहाँ पे स्टालिन को प्रीस्टहुड पढ़ने का अवसर मिला ब्लीजी शहर के एक सेमिनरी में। वहाँ पे चोरी छुपे जर्मन फिलोसोफर्स को पढ़ने लगे, और जर्मन फिलोसोफर्स को पढ़ते हुए इन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा। कार्ल मार्क्स की किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि कम्युनिस्टों के लिए एक बाइबल से कम नहीं मानी जाती है, बिल्कुल बाइबल से कम नहीं मानी जाती है कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम्युनिस्टों के लिए। तो ये चोरी छिपे जर्मन फिलोसोफर की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने लगे, और रेवोल्यूशन में इनका जो है इंटरेस्ट जो है वो जागने लगा। और ये रशियन मोनार्की के खिलाफ, रशियन राजशाही के खिलाफ बात करने लगे, रशियन मोनार्की के खिलाफ सोचने लगे। 1899 में स्टालिन को एक्सपेल्ड कर दिया गया, मतलब कि कॉलेज से निकाल दिया गया, सेमिनरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके एग्जाम्स छूट गए थे, वो परीक्षा मिस कर गए थे। वो कॉलेज छोड़ने के बाद स्टालिन फिर से पॉलिटिकल एजिएटर के तौर पे काम करने लगे, रेवोल्यूशनरी के तौर पे काम करने लगे। वो रेवोल्यूशन में लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, रेवोल्यूशन की तरफ लोगों को
आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगे। आगे चल के स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन कर ली, जो व्लादिमीर लेनिन की पार्टी थी, मार्क्सिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और इसको बोल्शेविक भी कहा जाता है। इसके मिलिटेंट विंग में शामिल हो गए स्टालिन, और आगे चल के इसके बाद कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी स्टालिन का नाम आता है। ये बैंक लूटने लगे थे, कई तरह के क्राइम करने लगे थे। 1902 से लेकर के 1913 के बीच में तो स्टालिन को कई बार जेल भी जाना पड़ा, और अंततः इनको एग्जाइल में भेज दिया गया, साइबेरिया में। अब एग्जाइल क्या होता है? एग्जाइल का मतलब वो कोई क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसको उस एरिया से काफी दूर भेज दिया जाए, जहां पे उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी वो करने लायक न बचे, उसको जो सपोर्ट मिल रही है, जिनके साथ मिलके जिस परिवेश में वो काम कर रहा है, वो परिवेश उसको ना मिल पाए, वहां पे वो क्राइम करना छोड़ दे। ऐसे उनको साइबेरिया में रशियन रोमानोव डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान साइबेरिया में उनको एग्जाइल में भी भेजा गया। 1906 में इकटेरिना से शादी कर लेते हैं स्टालिन, जिनका एक बेटा भी हुआ याकूब नाम का। स्टालिन ने दूसरी शादी भी की नाजदा नाम की एक महिला से, या जिसको नाडिया भी कहते हैं। इनसे इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। हालांकि स्टालिन के बारे में एक बात और है कि स्टालिन ने अपने वेडलॉक यानी कि अपनी शादी के बाहर भी बहुत सारे बच्चे स्टालिन के रहे। साल 1912 में जब लेनिन स्विट्जरलैंड में एग्जाइल में थे, अब एग्जाइल का मतलब हमने पिछले स्लाइड में देखा ही है, तो उन्होंने जोसेफ स्टालिन को बोल्शेविक पार्टी के सेंट्रल कमेटी में काम करने के लिए अपॉइंट कर दिया। लेकिन 3 साल के अंदर साल 1917 में साल 1917 आते आते तक बोल्शेविक पार्टी ने रशिया के अंदर पावर सीज कर लिया, और रशिया हो गया सोवियत रूस। अब इसके भी 3 साल बाद साल 1922 में सोवियत यूनियन का पूर्णतः गठन हुआ, और लेनिन को इसका पहला लीडर बनाया गया। और इस समय तक बैकड्रॉप में स्टालिन पावर में राइज करते रहे, और साल 1922 आते आते तक जनरल सेक्रेटरी हो गए स्टालिन सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के। साल 1922 आते आते तक स्टालिन जो है वो जनरल सेक्रेटरी हो गया। अभी तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन की दाईं तरफ देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट साइड में जिनके सिर पे बाल नहीं वो लेनिन है, और राइट साइड में सफेद कमीज में जो शख्स बैठे हैं वो है स्टालिन। इस तस्वीर के बारे में ये बात बहुत प्रचलित है कि इस तस्वीर को कुछ यूं प्रोजेक्ट किया गया है कि स्टालिन और लेनिन काफी करीबी हैं, एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। लेकिन बात यह भी है कि लेनिन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने नोट में लिखा था कि स्टालिन को सोवियत यूनियन का लीडर नहीं होना चाहिए, वो काफी उग्र है, काफी अग्रेसिव किस्म का लीडर है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो लेटर शायद पब्लिक स्टालिन ने होने नहीं दिया, या क्या बात रही। बाद में लेनिन के बाद स्टालिन जो है सोवियत यूनियन में पावर सीज करते हैं। साल 1920 की शुरुआत में स्टालिन ने एक पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च करी 5 ईयर प्लान्स की। मतलब 5 साल के प्रोग्राम, जैसे हमारे यहाँ 10 ईयर प्लान्स होते हैं, 15 ईयर प्लान्स होते हैं, 5 ईयर प्लान्स शुरू किए। तो 5 ईयर प्लान्स इन्होंने क्यों शुरू किए? 5 ईयर प्लान्स इन्होंने शुरू किए, इनको ट्रांसफॉर्मेशन का मन था। अब सोवियत यूनियन यानी कि या प्राइमरली रशिया अगर आप देखें तो वो एक पीजेंट सोसाइटी रही है। पीजेंट सोसाइटी मतलब ज़्यादातर लोग मैक्सिमम यहाँ के किसान रहे, किसानी करते थे। लेकिन स्टालिन ने अपने 5 ईयर प्लान्स में ये मेक श्योर किया, ये श्योर किया कि बिल्कुल अब सोवियत यूनियन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और सोवियत यूनियन का ट्रांसफॉर्मेशन स्टालिन ने किया, और कुछ इस तरह से किया कि पीजेंट सोसाइटी से एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल सुपर पावर में सोवियत यूनियन को, रशिया को स्टालिन ने चेंज कर दिया। इसका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था स्टालिन का, वो कंप्लीट गवर्नमेंटल कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी पे बेस्ड था। मतलब जो भी चीजें होंगी सोवियत यूनियन के अंदर सब सरकारी होगा। जमीनें जो हैं, सरकार ने जमीनों का, फार्म्स का, खेती और किसानों का जमीनों का कंट्रोल ले लिया। लाखों लोग मार दिए गए। स्टालिन ने ऑर्डर्स दिए थे बाकायदा मारने के, या तो गोली मार दो या एग्जाइल कर दो। जो फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म है, ये आपको देखने को मिलेगा आज के नॉर्थ कोरिया के अंदर भी। मतलब जो भी है सब कलेक्टिव है, सब
सारे खेत सरकार के और जो भी उपज होगी वो सीधा सरकार को जाएगी, इस तरह का एक सिस्टम था। फार्मर्स ने बाकायदा जो है इसका प्रोटेस्ट किया था सोवियत यूनियन में, और लाखों लोग इस प्रोटेस्ट के दौरान भी मार दिए गए। कुछ भी बाहर नहीं आया। लेकिन बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टालिन की गवर्नमेंट ने सोवियत मीडिया के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखा था। कुछ बाहर ही नहीं आता था, बिल्कुल इस बारे में कुछ छपता ही नहीं था। किसानों की प्रॉब्लम्स या कलेक्टिव फार्म को जो कलेक्टिव जो है गवर्नमेंट में ले लेना कलेक्टिवली, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ छपता ही नहीं था। सोवियत मीडिया वाज कंप्लीटली साइलेंट। साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने के आसपास जोसेफ स्टालिन और जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी के डिक्टेटर है, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट, जिसके तहत बात ये थी कि जर्मनी जो कुछ भी करे, अपना एक्सपेंशन करे यूरोप में, कोई परेशानी नहीं, वो सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन स्टालिन खुद एक्सपेंशन में लगे हुए थे और ये सब देख करके जर्मनी अपने आप को रोक नहीं पाया, और जर्मनी के जो रूलर रहे एडोल्फ हिटलर, वो मजबूर हो गए कि नाजी सोवियत पैक्ट, जो हमारा जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट है, वो तोड़ा जाए, और यूएसएसआर पे अटैक जर्मनी ने कर दिया। लेकिन रशिया का मौसम वो बिल्कुल सोवियत यूनियन के साथ रहा, और 1942 से लेकर के अगस्त 1942 से लेकर के फरवरी 1942 तक जो स्टालिनग्राड में वॉर चली, उसमें रेड आर्मी यानी कि सोवियत यूनियन की आर्मी ने जर्मन्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया, और इवेंचुअली जर्मन्स को रशिया से पीछे हटना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि यह आसान जीत थी, मॉस्को तक पहुंच गई थी जर्मनी की सेना। दोस्तों, स्टालिन ने ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट सत्ताएं स्टैब्लिश की, और साल 1949 वो साल था जब न्यूक्लियर टेस्ट सोवियत यूनियन ने कर लिए, और स्टालिन के राइन में ही सोवियत यूनियन एक न्यूक्लियर एज में प्रवेश कर गया, न्यूक्लियर एज में एंट्री पा ली। और साल 1950 में नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट लीडर किम इल संग को ये ऑर्डर्स देते हैं, या कहिए कि परमिशन देते हैं, तो परमिशन एक ऑर्डर ही होता है। बिल्कुल आ गई ना बात नॉर्थ कोरिया की। ये नॉर्थ कोरिया, चाइना सोवियत यूनियन के दौरान की कोई बिसात थोड़ी थी, ये सबऑर्डिनेट काम करते थे। और नॉर्थ कोरिया के अंडर तो, नॉर्थ कोरिया में तो मतलब सोवियत यूनियन के सपोर्ट से एक पीडीएस सिस्टम भी चलता था, जिसके कारण एक टाइम में साउथ कोरिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा था इकोनॉमिकली नॉर्थ कोरिया हमारा। तो किम इल संग को इनने परमिशन दे दी कि यूनाइटेड स्टेट्स के समर्थन वाले साउथ कोरिया पे आप हमला करो। और यही वो इवेंट था, यही वो मौका था जिसने कोरियन वॉर को शुरू किया। और आपको पता है कोरियन वॉर जो शुरू हुई 1950 में, उसका आज तक कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो टेक्निकली ऑन पेपर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों आज भी स्टेट ऑफ वॉर में है, मतलब आज भी जंग चल रही है, कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ दोनों के बीच में। जैसे जैसे स्टालिन की उम्र बढ़ी, वो काफी पैरानॉइडिकल आदमी हो गए, और उनको डर लगने लगा था अपने आसपास के लोगों से, कौन मुझे मार देगा, कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, और आखिर 74 साल की एज में मार्च 5 1953 को उनका देहांत हो गया स्ट्रोक की वजह से। इनके शरीर को लेनिन्स मौसोलियम मॉस्को में प्रिजर्व करके रखा गया था 1961 तक, जो कि 1961 में वहाँ से हटा करके क्रिमिनल वॉर्म्स में जो महल है वहाँ पे आसपास में इनको दफन कर दिया गया। और डीस्टेलिनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको निकिता क्रुश्चेव इनके सक्सेसर ने फिर शुरू किया। स्टालिन के प्रभाव को कंप्लीटली रशिया के अंदर से, सोवियत यूनियन के अंदर से हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इनकी मौत के बारे में एक बात है कि काफ़ी देर तक उस दिन जिस दिन मौत हुई थी मार्च 5 1953 को, तो काफ़ी देर तक इनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला था। तो किसी इनके गार्ड में हिम्मत नहीं थी कि दरवाज़ा जाके नॉक करके पूछ ले कि हाँ भाई क्या समस्या हो। तो एक मेड थी इनकी, जिनकी जो काफ़ी क्लोज थी इनसे, तो वो मेड आखिरकार दोपहर के बाद दरवाज़ा खोल के अंदर गई, तो इनका बॉडी जो है इनकी वो ज़मीन पे पड़ी हुई मिली थी, और ये अनकॉन्शियस थे उस समय। तो निकिता क्रुश्चेव इनके सक्सेसर रहे, और इस तरीके से स्टालिन के पूरे कार्यकाल का अंत हुआ इनके डेथ के साथ। और बने रहे हमारे साथ आगे हमारे और वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।